नमस्कार। आज मैं अपनी दिनचर्या की एक महत्वपूर्ण गतिविधि आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब से कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा है, मेरे रोजनामचे में तालाब पर टहलना एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई है। गर्मियों में हर शाम अपने शहर के इस तालाब पर टहलने के लिए आता हूं। वर्षों पहले इसे नगरपालिका प्रशासन ने बनवाया था। अब यह तो बता नहीं सकता कि तालाब का निर्माण कब हुआ, लेकिन तालाब के एक कोने पर लगे हुए सूचना पट से यह जरूर मालूम होता है कि उसका नामकरण एक स्थानीय पुलिसकर्मी की याद में किया गया। सूचना पट पर अंकित जानकारी के अनुसार 1971 में वह पुलिसकर्मी जनता की सेवा करते हुए शहीद हो गया था। दिन था 16 सितंबर 1971। उस दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब एक स्थानीय बैंक में एक लुटेरा घुसा, कैशियर को बंदूक दिखाया और उसी के साथ बैंक का अलार्म भी बज उठा। आनन फानन में 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। लुटेरा भागते हुए पुलिस पर गोलियां चलाने लगा, जिससे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। गोलीबारी में लुटेरा भी मारा गया। 32 वर्षीय शहीद पुलिसकर्मी की पावन स्मृति में इस तालाब का नाम रखा गया है। सूचना पट पर शहीद पुलिसकर्मी की स्मृति में एक वक्तव्य, जिसे आप विलाप कह सकते हैं, उसे भी अंकित किया गया है। अंग्रेजी में, वाई गॉड, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? अर्थ यह कि यह पुलिसकर्मी तो अपना कर्तव्य निभा रहा था। जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे मौत का मुंह देखना पड़ा। आखिर क्यों? वाई? तालाब पर टहलने वाले नागरिकों की निगाहें इस स्मृति पटल पर पड़ती हैं। वे इस प्रश्न को भी पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। गर्मियों में शाम 5 से 7 बजे के बीच तालाब पर बड़ी हलचल रहती है। लोग पार्किंग मैदान में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सपरिवार टहलने के लिए आते हैं। तालाब में जो बतख होते हैं, जिन्हें यहाँ गीज कहते हैं, उनको दाना भी डालते हैं। बतखों को जमीन पर चलते और पानी में तैरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। खासतौर से बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। बुजुर्ग लोग तालाब के किनारे बने रास्ते पर टहलते हैं, जहां लिखा है, यदि आप तालाब के 2 चक्कर लगा दें तो 1.5 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। इस सूचना को पढ़कर लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और वे तालाब का चक्कर लगाते रहते हैं। तालाब की दूसरी तरफ के पेड़ों को काटा नहीं गया है। इस कारण तालाब का यह किनारा छायादार रहता है। पेड़ की छाया तले बैठकर नगरवासी मछली भी पकड़ते हैं। तालाब में मछली पकड़ने की इजाजत है, लेकिन तैरने या नौकायन करने की नहीं। दिन भर शौकिया मछुआरे बंसी पानी में डाले घंटों बैठते हैं। मछली मिलती है या नहीं, यह तो पता नहीं चलता, लेकिन मछली मारने वाले माता पिता के बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके लिए यह एक अच्छा मनोरंजन होता है। दिन ढलते ढलते मछुआरे अपनी बंसी लपेटकर चले जाते हैं। पेड़ों के आसपास झाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं कि एक छोटा जंगल जैसा बन गया है। तालाब की तरफ से झाड़ियों में झांकने पर रेलवे की पटरियां दिखाई पड़ती हैं, जिन पर हर आधे घंटे में
तेजी से भागती हुई रेलगाड़ी देखी जा सकती है। तालाब का चक्कर लगाते हुए जब हम जंगल तक पहुंचते हैं तो अक्सर दो छोटे छोटे हिरन उसमें चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी 3 हिरन भी होते हैं जो निर्भीक होकर पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं, कूदते हैं। कोई उन्हें परेशान नहीं करता, बच्चे उनका पीछा नहीं करते। इस कारण हिरन भी निडर होकर चलते रहते हैं, घास चरते हैं, कभी लोगों की तरफ देखते हैं, फिर उछलकर दूर भाग जाते हैं। उन्हें उछलते कूदते देखना अच्छा लगता है। तालाब के बीचों बीच करीब 10-15 फीट ऊंचे 3 फव्वारे छूटते हैं। इन फव्वारों को नगर पालिका प्रशासन ने बनवाया था। 3 फव्वारों में से एक तो दिन भर चलता रहता है ताकि लोगों का मनोरंजन होता रहे। फव्वारे का पानी तालाब की सतह से ऊपर उठकर वापस पानी में गिर जाता है। इस विशाल तालाब के पेट से पानी का फव्वारा उठते हुए देखता अच्छा लगता है। जब ढलते सूरज की किरण तालाब की सतह को चूमती है तब फव्वारों की पतली धारों के बीच इंद्रधनुष बनता है। हालांकि इंद्रधनुष कभी कभी दिखाई पड़ता है। लोग उसका आनंद उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग उदासीन नजर आते हैं। नगर पालिका प्रशासन अपने वेबसाइट पर इस फव्वारे का जिक्र करना शायद भूल गया। साथ ही अब लोगों से ये भी नहीं पूछते कि भाई ये फव्वारा आपको कैसा लगा। अब इसलिए वेबसाइट के माध्यम से, जो कि नगर पालिका का है, यह पता लगाना मुश्किल होता है कि नगर पालिका का यह दर्शनीय प्रयास कितने लोगों को पसंद आया। हालांकि तालाब में फव्वारा लगाना एक महत्वपूर्ण बात है और कोई भी प्रकाशन इसे करता है, नगर पालिका प्रशासन, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तालाब की नैसर्गिक खूबसूरती का लाभ उठाते हुए और आसपास के खुले मैदान में सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग सुविधा के कारण यहां छोटे बड़े जनसमारोह और सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों की पूरी गुंजाइश रहती है। कभी कभी होते रहते हैं। शहर के उत्साही भारतीय लोग प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में दशहरे का उत्सव मनाते हैं। पार्किंग मैदान में रामलीला का प्रदर्शन भी होता है। उसके लिए मंच लगा देते हैं और वहां पर रामलीला का नाटक होता है। यह उत्सव आमतौर पर शनि या रविवार को होता है। उस दिन तालाब के पास रावण और उसके 2 भाई मेघनाद और कुंभकर्ण, उनके पुतले जलाए जाते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, रामलीला के मंच पर रावण वध दृश्य अभिनीत होने लगता है और उसी समय तालाब के किनारे 15-20 फुट ऊंचे पुतले, जो कि 3 पुतले होते हैं, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के, उनके चमकीले सितारे, मतलब आग लगने से एक फायरवर्क होता है और चमकीली रोशनी के साथ पुतले जलने लगते हैं और दर्शकों को ऐसा ही लगता है जैसे भारत के किसी छोटे शहर में दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है। हंसी खुशी की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग बाग कुछ खाते पीते भी, समोसा, चाट, पानी पूरी, उसकी दुकानें पार्किंग लॉट में होती हैं, वहां पर लोग नाश्ते का आनंद उठाते हैं। मंच पर समाज के जाने माने लोगों का सम्मान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह रिवाज है किसी भी उत्सव में। जो स्थानीय लोग होते हैं, जो समाज के नेता, कम्युनिटी लीडर होते हैं, उनको बुला बुलाकर सम्मानित किया जाता है। उनमें से कई ऐसे होते हैं जो समारोह को
संचालित करने के लिए कुछ अनुदान भी देते हैं। इसलिए सबके लिए यह समारोह, इस तरह के समारोह अच्छे होते हैं, प्रिय होते हैं। इनमें से चंदा देने वाले लोग भी काफी होते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े समारोह, तालाब के पास पार्किंग लॉट किराया है, वहां पे मंच का है, सब खर्चा आयोजकों द्वारा किया जाता है। भारतीय अमेरिकी समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन इन समारोहों के माध्यम से कर देता है। सबूत के तौर पर कभी कभी स्थानीय मेयर भी मुख्य अतिथि बनकर पधारते हैं और भाषण करते हैं, उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हैं। अधिकांश वक्ता, जिनमें भारतीय भी हैं और गैर भारतीय भी हैं, यानी कि अमेरिकी मूल के लोग भी हैं, वे भारतीय संस्कृति की सराहना करते हैं और उस पर अपनी मुहर लगाते हैं। हाँ, भारतीय संस्कृति एक बहुत ही अच्छी संस्कृति है, जिसमें कि इस तरह के दशहरा जैसे त्योहार, होली जैसे त्योहार, दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। उनका कहने का सारांश ये होता है कि भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिकी समाज को डाइवर्स बनाया है। गर्मियों में हर रोज तालाब के पूर्वी छोर पर आगंतुक अपनी गाड़ियां पार्किंग लॉट में खड़ी कर देते हैं। कार से बाहर निकलते ही उनकी नजर कंक्रीट के उस चबूतरे पर टकराती है जहां पर 2 मिनिएचर टावर खड़े किए गए हैं। उनके ठीक नीचे लिखा, यानी कि उन टावरों के नीचे लिखा हुआ है, इन मेमोरी ऑफ 911। आप समझ गए होंगे कि 911 को जो विध्वंसकारी घटना घटी थी, बहुत दुखद थी, उसकी याद में ये टावर खड़े किए गए हैं। सितंबर 2001 का वह दिन जब 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में की इमारतों से टकराए थे। उनकी ऊंचाई 101 मंजिल की थी, जो कि दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारतें उनमें गिने जाते हैं। उस दिन को कभी भी न्यूयॉर्क या अमेरिका का कोई भी वासी भूल नहीं सकता। 911 के समय जिन इमारतों से विमान टकराए थे, उसमें उनकी आग को बुझाने के लिए न्यू जर्सी से फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन दस्ते गए थे और अनेक स्वयंसेवकों ने, आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। यानी कि इमारत में गए थे, लेकिन इमारत गिर जाने से उसमें दब गए या बीमार हो गए। तो ये एक दुखद कहानी है, जिनके स्मृति में ये 2 मीनार खड़े किए गए हैं। अब देखते हैं तालाब के दक्षिणी छोर पर, दक्षिणी किनारे पर जो पेड़ और झाड़ियां हैं, उनको कटने से बचाया गया है। ये काम नगर पालिका के अधिकारियों ने किया है, जो कि सराहनीय है। तो एक नकली जंगल जैसा बन गया है, बीच बीच में बेंच भी हैं जहां आप बैठ सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं और वहां बैठ करके तालाब के पानी को और तालाब में तैरते हुए बतखों को, यानी कि गीज को आप देख सकते हैं। किनारे किनारे पैदल चलने वालों के लिए पतली सड़क बनी है, जिस पर तीर के निशान से आने जाने की दिशाओं के संकेत दिए गए हैं। तालाब के ठंडे पानी में तैरने के लिए बतखों का स्वागत है, जो कनाडा से गर्मियों में हर गर्मी में सैकड़ों मील की यात्रा कर यहां आते हैं। इनमें से अनेक बतख तो
तालाब के आसपास ही महीनों रहते हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, छोटे चूजे, और चूजे बड़े होते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी बतख आते हैं जो दिन भर तो तालाब के पानी में रहते हैं, नरम घास खाते हैं और बाद में शाम ढलते ही उड़ जाते हैं। यानी कि उन्होंने अपना कहीं और डेरा बनाया हुआ है और ये उनका रोज का काम है। उनको शाम के समय सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले तालाब से उड़ते हुए देखना भी एक बहुत ही रोचक, बहुत ही मनोरंजक दृश्य होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जाड़े के मौसम में, जो कि नवंबर में शुरू होता है, ये बतख दक्षिण की ओर चले जाएंगे। नगर पालिका के उन अधिकारियों के लिए जो तालाब की देखरेख करते हैं, ये बतख कुछ समस्याएं भी पैदा करते हैं। अब तालाब नगरवासियों के घूमने फिरने की जगह है और ये बतख वहां पर गंदगी भी करते हैं। इसलिए उनकी संख्या बढ़ने के बाद नगर पालिका कर्मचारी एक समाधान निकालते हैं। वो समाधान क्या है कि इन बतखों को न्यूट्रलाइज करना, यानी कि उनकी संख्या कम कर देना। तो आप समझ सकते हैं कि तालाब की देखरेख, उन्हें साफ सुथरा बनाने के लिए इन बतखों को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आप इसे मजबूरी कह लें या नगरपालिका कर्मचारियों का कर्तव्य कि उन्हें तालाब की सफाई के लिए बतखों की, इन निर्जीव पक्षियों की जो कनाडा से और उत्तर से आते हैं, उनकी संख्या कम करनी पड़ती है, उन्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अब इस अमेरिकी तालाब का चक्कर लगाते हुए मुझे अक्सर अपने गांव का भी वो तालाब याद आता है, जिसे हमने बचपन में, जिसके आसपास घूमे, और उसे पोखरा कहते हैं। गर्मी के मौसम में पोखरा में छपकोले खेलना मुझे आज भी याद है। गांव के किशोर भैंसों को उस तालाब में नहलाते थे। तालाबों के बीचों बीच जाकर भैंसों की पीठ पर तालाब पार करना और पानी में खड़े होकर, भैंसों की पीठ पर खड़े होकर बिरहा गाना, ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो बार बार याद आते हैं और जिन्हें सोचकर ऐसा लगता है कि उस पोखरे को पुनः देखना चाहिए। बच्चे बिरहा गाते थे और भैंसें पगुराती थीं, तालाब में तैरती थीं। जब भी मैं बचपन में उस पोखरे के चारों तरफ घूमता था, सुबह सुबह दूर से आती हुई छोटी लाइन की इंजन, रेलवे की इंजन सुनाई पड़ती थी, उसकी आवाज सुनाई पड़ती थी। सीटी बजाती हुई रेल मेरे गांव में प्रवेश करती थी। उसका धुआं भी आसमान में उड़ता हुआ और धक धक आवाज करती हुई गाड़ी मेरे गांव के स्टेशन की तरफ आती थी। उस पोखरा के एक छोर पर मुझे याद है, एक पुराना सा पीपल का पेड़ था, घना चौड़ा। उसकी छांव में हम बैठा करते थे, क्योंकि वह एकमात्र पेड़ था उस पोखरे के चारों तरफ। बच्चे उसमें नहाते रहते थे, लेकिन गांव वाले या गांव के पंचायत के कर्मचारी कभी उसकी सफाई नहीं करते थे। नतीजा यह था कि आधा पोखरा पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं, जिसे काउर कहते हैं, उससे ढका होता था, हरे हरे काउर।
पोखरे को कभी खुदाई नहीं होती थी, मिट्टी जमा होती थी और उसकी गहराई कम होती आती थी। चारों तरफ मिट्टी के टीले थे जो बताते थे कि पोखरे की खुदाई से निकली हुई मिट्टी, कभी जब पोखरे की खुदाई हुई होगी तो मिट्टी के टीले वहीं पर छोड़ दिए गए। इसी टीले पर उन दिनों, मेरे बचपन के दिनों में, बच्चे और बूढ़े सुबह सुबह बैठते थे, खुले में पखाना करते थे और उसकी गंदी हवा पोखरे के चारों तरफ फैल जाती थी। अब सोचिए उस पोखरे के चारों ओर टहलना कितना अप्रिय रहता होगा। खैर, पोखरे के आसपास की खुली जगह पर खड़ा होना, यानी कि धूप में खड़ा होना, अच्छा लगता था, जाड़े की धूप में खासतौर से। लेकिन गर्मी के मौसम में वहां पर बहुत तेज धूप होती थी, दिन में जाना मुश्किल होता था। पेड़ न होने से पोखरे का एकमात्र आकर्षण उसका पानी होता था। इसमें सुबह शाम आप नहा सकते थे, हाथ मुंह धो सकते थे। गर्मी और भीषण लू के कारण पोखरे का पानी धीरे धीरे सूखने लगता और भीषण गर्मी के समय पोखरे की तलहटी में कीचड़, यानी कि मड, मिट्टी जमा हो जाती। भैंसें उसमें जाती हैं और लोट पोट कर अपने पूरे शरीर को कीचड़ से पोत लेती थी। छठ के समय जब मुश्किल से पोखरे में घुटने भर पानी होता, गांव की महिलाएं अर्घ और पूजा की रस्म करती उसी घुटने भर पानी में घुसकर। बहुत जल्दी गांव वालों को मालूम हो गया कि इस पोखरे में छठ का पूजा एक बहुत ही अप्रिय सा कार्य है। उन्होंने अपने घर के आंगन में पानी के कुंड बनाने शुरू किए और उसी कुंड के चारों तरफ छठ की पूजा करने लगे। तो यह था मेरे गांव का पोखरा, जो धीरे धीरे रख रखाव के अभाव में मर रहा था। मेरे शहर का तालाब घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे पता नहीं कि मेरे गांव का पोखरा भी उतना ही सुंदर, प्राकृतिक होगा जैसा कि मैंने उसे बचपन में अनुभव किया था। इन दोनों तालाबों के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि उस पोखरे को देखना चाहिए और गांव वालों को उसकी मरम्मत, उसकी रखरखाव, वहां पर पेड़ लगाना आदि ऐसे कार्यों की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह वर्णन, तुलनात्मक वर्णन दो तालाबों का पसंद आया होगा। अमेरिका का हाल यूट्यूब चैनल के सभी एपिसोड आप देखते रहें, उसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।